वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 23 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम पॉलिटी और हिस्ट्री एंड कल्चर और इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक सभी सारे सब्जेक्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है आदि शंकराचार्य के बारे में। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में ओंकारेश्वर में एक 8वीं शताब्दी के वैदिक विद्वान और शिक्षक आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है, इसलिए चर्चा में आए हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। तो आदि शंकराचार्य या उनको शंकर के नाम से वे जाने जाते थे। वह एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक धर्मशास्त्री थे। इनका कार्यकाल 8वीं शताब्दी की शुरुआत के समीप रहा था। इनका जन्म वर्तमान के केरल के एक गांव कलाडी में हुआ था। और इनका दार्शनिक योगदान क्या रहा है, तो उन्हें हिंदू दर्शन के गैर द्वैतवादी स्कूल अद्वैत वेदांत के विकास और प्रसार में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने अद्वैत वेदांत की विचारधाराओं को समाहित किया और उपनिषदों के मूल विचारों को समझाया। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य 6 उप संप्रदायों को संश्लेषित करने का उनका प्रयास है, जिन्हें सन्माता के नाम से जाना जाता है। सन्माता, जिसका शाब्दिक अर्थ है 6 धर्म या 6 सर्वोच्च देवताओं की पूजा। शंकराचार्य ने एक सर्वोच्च सत्ता ब्रह्म के अस्तित्व की व्याख्या की और कहा कि 6 सर्वोच्च देवता एक दिव्य शक्ति का हिस्सा हैं। उन्होंने दशनामी संप्रदाय की भी स्थापना की, जो मठवासी जीवन जीने की बात करता है। जबकि शंकराचार्य प्राचीन हिंदू धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे, उन्होंने हिंदू धर्म के मीमांसा स्कूल की निंदा की, जो पूरी तरह से अनुष्ठान प्रथाओं पर आधारित था। उन्होंने भारत में 4 प्रमुख मठों या केंद्रों की स्थापना की, जिसमें से प्रत्येक प्रमुख दिशाओं में से एक जुड़ा था। दक्षिण में श्रृंगेरी और द्वारिका, पूर्व में पुरी और उत्तर में बद्रीनाथ। तो ये भारत का मैप है। ये द्वारिका ये गुजरात में है, और बद्रीनाथ उत्तराखंड, और पुरी ये उड़ीसा में है, और रामेश्वरम ये तमिलनाडु में है। ये कुछ इस तरह से जोड़ते हैं भारत को एक। आइए देखते हैं। तो इनकी टीका और लेख देख लेते हैं थोड़ा। तो इन्होंने भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और 12 प्रमुख उपनिषदों जैसे प्रमुख धार्मिक ग्रंथों पर 18 टिप्पणियाँ या टीकाएँ लिखी हैं। ब्रह्म सूत्र की उनकी समीक्षा को ब्रह्म सूत्र भाष्य के नाम से जाना जाता है, और यह ब्रह्म सूत्र पर सबसे पुरानी जीवित टिप्पणी है। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन में निहित सिद्धांतों पर 23 पुस्तकें लिखीं, जिसमें विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्यवृत्ति, उपदेश सहस्त्री आदि शामिल हैं। सौंदर्य लहरी, निर्वाण, शतकम, मनीषा पचकम जैसे 72 भक्ति भजन और ध्यान करने वाले कुछ भजन भी लिखे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में हिमालय के केदारनाथ में समाधि यानी गहरे ध्यान या एहसास की स्थिति जिसको बोलते हैं वो प्राप्त की थी। अद्वैत वेदांत के बारे में मुख्य बातें जान लेते हैं। तो ये कि हिंदू दर्शन के गैर द्वैतवादी स्कूल को संदर्भित करता है। ये वेदांत का एक स्कूल या है, जो हिंदू धर्म दर्शन के 6 रूढ़िवादी स्कूलों में से एक है। ये अधिकतर उपनिषदों से लिया गया है, और श्री आदि शंकराचार्य और गौड़पाद जैसे प्रख्यात विद्वानों द्वारा इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। द्वैत का अर्थ द्वैत है और अद्वैत का अर्थ है अद्वैत। ये समस्त अस्तित्व की मौलिक एकता या अद्वैत पर जोर देता है। ये मानता है कि परम वास्तविकता, जिसे ब्रह्म के नाम से जाना जाता है, वह एकमात्र सत्य है। सिर्फ ब्रह्म या आत्मा ही सत्य है, अपरिवर्तनीय है और पूर्ण वास्तविकता है। व्यक्तिगत स्व या आत्मान या भौतिक संसार यानी प्रकृति और देवताओं सहित बाकी सब कुछ अंततः एक भ्रम या माया है, और सब ब्रह्म की अस्थाई अभिव्यक्ति है। दूसरों शब्दों में अगर कहें तो ये व्यक्तिगत स्व और परम वास्तविकता के बीच कोई बुनियादी अंतर या अलगाव नहीं है। जीव यानी व्यक्ति की आत्मा, और अद्वैत वेदांत में व्यक्ति की आत्मा या जीव को भौतिक शरीर और मन की सीमाओं से अस्थायी रूप से बंधे हुए ब्रह्म की अभिरुचि से
का रूप देखा जाता है। और इन्होंने मोक्ष की बात की तो या ये मुक्ति या मोक्ष, इन्होंने कहा कि ये मुक्ति और मोक्ष तब प्राप्त होगा जब जीव को ब्रह्म के साथ अपनी आवश्यक पहचान का एहसास होगा। जब मतलब आत्मा परमात्मा में विलीन होगी तब वही मोक्ष की प्राप्ति है, शंकराचार्य ने कहा था। उन्होंने अद्वैत वेदांत का अंतिम लक्ष्य मोक्ष बताया। और यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और ब्रह्म के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति है। मोक्ष आत्मबोध यानी आत्मज्ञान और अज्ञानता यानी अविद्या को दूर करने से प्राप्त होता है। अद्वैत वेदांत बोध के विभिन्न मार्ग प्रदान करता है, जिसमें ज्ञान योग यानी ज्ञान का मार्ग, भक्ति योग यानी भक्ति का मार्ग और कर्म योग यानी निस्वार्थ कर्म का मार्ग शामिल है। जबकि अद्वैत वेदांत सिखाता है कि दुनिया अंततः एक भ्रम है या भ्रम या माया है। ये अनुभवजन्य दुनिया की सापेक्ष वास्तविकता को स्वीकार करता है और आध्यात्मिक प्राप्ति की तलाश करते हुए व्यक्तियों को अपने सांसारिक कर्तव्यों यानी धर्म का पूरा करने के लिए प्रोत्साहित या धर्म का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारा अगला आर्टिकल है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को हाल ही में 10 वर्षों के कार्यकाल के लिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की मान्यता का दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन तो ये मेडिकल डॉक्टरों की शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित एक वैश्विक संगठन है। ये WFME का मिशन सभी मानव जाति के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रयास करना है। WFME का प्राथमिक उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा और उच्चतम वैज्ञानिक और नैतिक मानकों को बढ़ावा देने के साथ दुनिया भर में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है, जैसे चिकित्सा शिक्षा के मानकों का विकास करना, मेडिकल स्कूल की मान्यता को बढ़ावा देना, चिकित्सा शिक्षा पर डेटाबेस का विकास करना, चिकित्सा शिक्षा के भविष्य पर परियोजना या योजनाएं बनाना। इनका प्रशासन और भागीदारी तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय फर्नी वेल्टेयर फ्रांस में है। ये वह संगठन है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के समक्ष आधिकारिक तौर पर और वैश्विक स्तर पर चिकित्सा शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। WFME का मान्यता कार्यक्रम ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि चिकित्सा संस्थान जो शिक्षा और प्रशिक्षण के उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं और बनाए रखते हैं। NMC के लिए WFME मान्यता स्थिति महत्व क्या है, तो ये भारतीय चिकित्सा स्नातक जो ग्रेजुएट होते हैं उनको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित अन्य कई देशों में प्रैक्टिस करने या उनको मतलब मास्टर डिग्री करने के लिए सक्षम बनाता है। जहां WFME की मान्यता एक शर्त है। भारत के सभी 706 मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को WFME मान्यता प्राप्त है। अगले 10 वर्षों में स्थापित कोई भी नया मेडिकल कॉलेज भी स्वचालित रूप से WFME मान्यता का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ये आयोग को वैश्विक सर्वोच्चतम प्रथाओं और बेंचमार्क के साथ जोड़कर भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाने में भी सक्षम बनाएगा। ये भारतीय चिकित्सा संस्थानों और पेशेवरों की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। इसमें अकादमिक सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना और चिकित्सा शिक्षा में चल रहे सुधारों और नवाचार को भी बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तो ये के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो NMC तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम जो 2019 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। NMC ने पूर्ववर्ती मेडिकल कॉलेज काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इनका कार्य तो NMC चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवर को नियंत्रित करता है। ये आयोग चिकित्सा आयोगों को मान्यता देता है और मेडिकल स्कूलों को मान्यता देता है, चिकित्सा शिक्षकों को पंजीकरण प्रदान करता है, चिकित्सा अभ्यास की निगरानी करता है और भारत में चिकित्सा बुनियादी ढांचे का आकलन करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NMC का संगठनात्मक संरचना क्या है, तो इसमें एक अध्यक्ष केवल जो भी चिकित्सा या मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है और 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सहित कुल 33 सदस्य इसमें होते हैं।
चिकित्सा सलाहकार परिषद यह वह मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एनएमसी के समक्ष अपने विचार और चिंताएं रख सकते हैं और चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने के उपायों पर एनएमसी को सलाह देते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देना। योजना एक शुरू हुई है उसके बारे में, प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन 2.0। तो आइए शुरू करते हैं। अभी केंद्रीय जनजातीय और कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड द्वारा 21 सितंबर से 10 नवंबर 2023 तक उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने वाली योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका विजन क्या है? तो इसका विजन है जनजातीय उत्पादों की खरीद, रसद और विपणन में दक्षता बढ़ाकर जनजातीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसरों को मजबूत या उनके लिए अवसर पैदा करना। इसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में लागू किया जाएगा। इसे 2 चरणों में लागू किया जा रहा है। योजना के पहले चरण में 8 राज्यों और 38 जिलों को शामिल किया गया था। 64 जनजातीय कारीगर मेलों का आयोजन ट्राइफेड और उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम के टीमों द्वारा किया गया था। योजना के दूसरे चरण में आदिवासी कारीगरों तक पहुंचने और उनकी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए ट्राइफेड और NEHDC की टीमों द्वारा 29 जिलों को कवर किया जाएगा। इसका कार्यान्वयन या भागीदार तो इसमें उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम और डाक विभाग के तहत इंडिया पोस्ट और अन्य उत्तर पूर्वी राज्य सरकार के विभाग और उनकी एजेंसियां शामिल हैं। इस योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इंडिया पोस्ट लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण पोर्टल के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव ने GCES सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक क्रांतिकारी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन पूरे देश में कृषि पद्धतियों को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसे विकास के दौरान सरकारी कार्यों की पहुंच, दायरे और परिणाम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए और विकसित किया गया है। इसमें GCES प्रक्रिया में स्वचालन से फसल आंकड़ों की समय पर रिपोर्टिंग और डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करेगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो ये व्यापक जानकारी यानी पोर्टल और ऐप गांव GCES योजना और प्लॉट विवरण सहित उपज अनुमान का एक व्यापक भंडारण प्रदान करता है, जहां फसल काटने के प्रयोग किए जाते हैं और फसल कटाई के बाद फसल का वजन और फसल का सूखा वजन उसके सबके बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी इसके द्वारा। जियो रेफरेंसिंग ये मोबाइल एप्लीकेशन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ये एक जो प्राथमिक कार्य करता जो प्रायोगिक भूखंड की सीमा खींचने और उसके माध्यम से भूखंड के साथ साथ फसलों की तस्वीरें अपलोड करने में सक्षम बनाता है। ये सुविधा पारदर्शिता और सटीकता भी सुनिश्चित करेगी। हमारा अगला आर्टिकल है एशिया प्रशांत मंच यानी एशियन पैसिफिक फोरम के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। एशिया प्रशांत फोरम के बारे में तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसने एक मजबूत और एकजुट मंच बनाया जो एशिया प्रशांत के सभी कोनों से एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों को एक साथ लाता है। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के कुछ सबसे गंभीर मानवाधिकार चुनौतियों का समाधान करता है। इसमें 17 पूर्ण सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य हैं। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र का मैप है, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो ये भारत इसमें 1996 से ही इसका पूर्णकालिक सदस्य है और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए यानी या जुड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान को पेरिस के सिद्धांतों के निर्धारित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूरी तरह से पालन करना होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं जो आंशिक रूप से पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन करती हैं उन्हें सहयोग सदस्यता प्रदान की जाती है।
APF एशियन पैसिफिक फोरम में एक नए सदस्यों के प्रवेश के बारे में निर्णय और फोरम काउंसिल द्वारा किया जाता है। APF का मूल लक्ष्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र NHRI की स्थापना को बढ़ावा देना और हमारे सदस्यों को अपना काम यथासंभव प्रभावी ढंग से करने में सहायता करना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है धनुष आर्टिलरी गन के बारे में। तो ये है धनुष आर्टिलरी गन। तो ये देखो धनुष की आकार की कुछ दिखाई देती है और ये इस टाइप से धनुष होता है। आइए देखते हैं। अभी रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना को 2026 तक सभी 114 धनुष तोपें मिलने की उम्मीद है, जिसका उसने ऑर्डर दिया था। आप आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये एक भारत में निर्मित होने वाली पहली लंबी दूरी की तोप है। इसमें 155 मिमी या 45 कैलिबर बंदूक प्रणाली का एक टोड होवित्जर है, जिसे आयुध निर्माण बोर्ड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह मौजूदा 155 मिलीमीटर यानी 39 कैलिबर बोफोर्स FH-77 बंदूक का अपग्रेड है। ये 1980 के दशक के अंत में संपन्न एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत बोफोर्स BAE सिस्टम द्वारा आपूर्ति की योजनाबद्धता पर आधारित है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसने विशेष गोला बारूद के साथ 38 किलोमीटर की रेंज का प्रदर्शन किया है। ये प्रति मिनट 8 राउंड फायर करने में सक्षम है और इसके लिए 6 से 8 तोपखाने के दल की आवश्यकता होती है। ये एक जड़त्वीय नेविगेशन आधारित दृष्टि प्रणाली, ऑटो लेइंग सुविधा, ऑन बोर्ड बैलिस्टिक गणना और एक उन्नत दिन और रात में प्रत्यक्ष रूप से फायरिंग प्रणाली से सुसज्जित है। ये स्व प्रोदन इकाई बंदूक को पहाड़ी इलाकों में आसानी से बातचीत करने और तैनात करने की अनुमति इसमें अनुमति देता है। आसानी से इसको वहाँ लगा सकते हो। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन स्कीमर के बारे में। तो ये एक पक्षी है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। आइए देखते हैं। तो ये अभी इंडियन स्कीमर जो कि लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में घाघरा नदी के किनारे देखा गया था, इसीलिए चर्चा में आया है। तो ये एक ऑड पक्षी है जो स्कीमर्स रिचोपिडे परिवार से संबंधित है। इसका वैज्ञानिक नाम रेंचॉप्स अल्बिकोलिस है। इसका नाम इसके भोजन करने के तरीके और पानी की सतह पर नीचे उड़ने और मछली के लिए स्किमिंग के कारण पड़ा है। इसका एक अन्य नाम है जिसको भारतीय कैंची बिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी ये चोंच है, ये कैंची की तरह है। आइए देखते हैं इसका पर्यावास। तो ये मुख्य रूप से बड़ी रेतीली तराई वाली नदियों और झीलों के निकटवर्ती जो दलदल होते हैं उनके आसपास और गैर प्रजनन मौसम में मुहानों, जैसे जो समुद्र या नदी के मुहाने होते हैं तटों पर पाया जाता है। इसका वितरण यानी क्षेत्र, तो ये स्कीमर प्रजातियां उत्तर भारतीय नदियों, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में वितरित की गई हैं, यहाँ पाई जाती हैं। अब अधिकांश आबादी उत्तर भारतीय नदी प्रणालियों और पाकिस्तान तक ही सीमित है। कुल जनसंख्या का लगभग 20% चंबल के किनारे इनका बसेरा करता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी लंबाई लगभग 40 से 43 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 110 सेंटीमीटर होता है। समग्र आलू बुखारा नीचे की तरह सफ़ेद और ऊपर की तरह काला होता है। माथा और कॉलर सफ़ेद है और मुकुट इसका काला होता है। ये पूँछ छोटी और कांटेदार होती है इसकी, और केंद्र जो मेन पूँछ होती है उसके पंख काले होते हैं। इसके बिल लंबा और मोटा होता है। ये पीले सिरे के साथ चमकीले नारंगी रंग का दिखाई देता है। ये आहार, तो ये छोटी मछलियाँ, क्रस्टेशियंस और जलीय कीड़ों और कीट लार्वा आदि का सेवन करता है। इसकी संरक्षण की स्थिति, तो IUCN में ये लाल सूची में, रेड लिस्ट में लुप्तप्राय है। और ये ये देखते हैं थोड़ा दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और 2 निकटवर्ती अभ्यारण्य शामिल हैं। इसके बफर में किशनपुर और कतरनिया घाट के अलावा उत्तरी खीरी, दक्षिणी खीरी और शाहजहांपुर वन विभाग के वन क्षेत्र हैं। यहाँ पर नदियाँ, तो यहाँ पे शारदा नदी किशनपुर WL अभ्यारण्य से होकर बहती है। गेरुआ नदी ये कतरनिया घाट WL अभ्यारण्य
से होकर बहती है और सोहेली और मुहाना धाराएं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से बहती हैं, जो सभी शक्तिशाली घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर वनस्पति क्या पाई जाती है, तो ये वनस्पति उत्तर भारतीय नम पर्णपाती प्रकार की हैं, जिसमें भारत में साल वनों यानी सोरिया रोबस्टा के कुछ बेहतरीन उदाहरण शामिल हैं। और ये वनस्पति मुख्य रूप से साल वन के साथ साथ इससे संबंधित वृक्ष प्रजातियां जैसे टर्मिनलिया अल्टा या इसको असना बोलते हैं, और लेगर स्ट्रोमिया परफिफ्लोरा, ये इसको असिधा भी बोलते हैं, और एडिना कार्डिफोलिया यानी हल्दू, और मित्रज्ञाना परवीफ्लोरा फाल्दू, गमेलिना अर्बोरिया इसको गहमर, और होलोप्टेलिया इंटीग्रीफोलिया यानी कांजू और आदि हैं। यहाँ पर जीव जंतुओं में तो ये प्रमुख स्तनधारियों में बाघ, मछली पकड़ने वाली बिल्ली, बंदर, लंगूर, नेवला, छोटा भारतीय सिवेट, सियार आदि शामिल हैं। पक्षियों में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें प्रवासी और निवासी दोनों शामिल हैं। प्रवासी मतलब विदेशों से आने वाले, निवासी मतलब अपने देश के होते हैं, जैसे डैवचिक, स्पॉट बिल, पेलिकन, लार्ज कॉर्मोरेंट, लिटिल कॉर्मोरेंट, ग्रे हेरन, वाइट स्टॉर्क, ब्लैक स्टॉर्क, वाइट इबिस आदि। और रेप्टाइल्स में तो इसमें मगर, घड़ियाल, पाइथन, सैनबोरा, बैंडेड क्रेट और रसेल्स, वाइपर, रेड स्नेक आदि पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पेरोस्काइट के बारे में। पेरोस्काइट के तो अभी इसको वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है। इसका एक नैनो स्केल स्याही कोडिंग की अगली पीढ़ी के पेरोस्काइट और कोशिका को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाने के लिए स्थिरता और सुधार कर सकती है। पेरोस्काइट सामग्रियों यानी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक वर्ग है जो एक समान संरचना साझा करते हैं और सुपर कंडक्टिविटी, मैग्नेटो रेसिस्टेंस इत्यादि जैसे असंख्य रोमांचक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसकी क्रिस्टलीय संरचना है, ये एक ऐसी सामग्री है जिसकी क्रिस्टलीय संरचना खनिज कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड के समान है, जो सबसे पहले खोजा गया पेरोस्काइट क्रिस्टल है। इसकी विशेषता परमाणुओं की त्रिआयामी व्यवस्था है। इसका सामान्य सूत्र ABX3 है, जहां A और B धनायन आवेशित आयन और का प्रतिनिधित्व करते हैं, और X आयनों यानी ऋणात्मक आवेशित आयन का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी खोज तो इस खनिज की खोज 1839 में गुस्ताव रोज द्वारा रूस के यूराल पर्वत में की गई थी, और इसका नाम रूसी खनिज विज्ञानी लेव पेरोस्की के नाम पर रखा गया है। इसकी संरचनात्मक लचीलेपन के कारण वैज्ञानिक पेरोसाइट क्रिस्टल को इंसुलेटिंग, अर्धचालक, धातु और सुपर कंडक्टिंग विशेषताओं को लेकर भौतिक, ऑप्टिकल और सुविधा विशेषताओं की एक विस्तृत विविधता के लिए डिजाइन कर सकते हैं। इसके ऑप्टिकल गुण क्या होते हैं, तो ये अपने असाधारण ऑप्टिकल गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये दृश्य से लेकर निकट अवरक्त तक तरंग दैर्घ्य की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रकाश को कुशलतापूर्वक अवशोषित और उत्सर्जित कर सकते हैं। इस संपत्ति में उन्होंने सौर कोशिकाओं और प्रकाश उत्सर्जन उपकरणों के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार बना दिया है। इसके अनुप्रयोग क्या हैं, तो ये इसमें सेंसर और उत्प्रेरक इलेक्ट्रोड, कुछ प्रकार के ईंधन सेल, सौर सेल, लेजर मेमोरी डिवाइस और स्पिंट्रोनिक्स अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है। ये सौर सेल वर्तमान में सबसे प्रमुख पेरोस्काइट अनुप्रयोग हैं, क्योंकि सिंथेटिक पेरोस्काइट को उच्च दक्षता वाले वाणिज्यिक फोटोवोल्टिक के लिए संभावित सस्ती आधार सामग्री के रूप में पहचाना जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टेरिग्लोट्रिग्ला इंटरमेडिका के बारे में। जी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है, आप देख लेना अगर नहीं सही हो पा रहा। तो अभी हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल की एक दीघा मोहना से जीवंत नारंगी रंग की गहरे पानी की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम है टेरिगोट्रिग्ला इंटरमेडिका। तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो इसे आमतौर पर गरनाट्स या सी रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है, और ये ट्राइग्लिडे परिवार से संबंधित है। ये भारत में अब तक की रिपोर्ट की गई
टेरी गोल्ट्रिगला जीनस की चौथी प्रजाति है और दुनिया भर में ट्राइग्लिडे परिवार की कुल 178 प्रजातियां हैं। इस मछली के नमूने विभिन्न पहलुओं के में अन्य गुरनाड प्रजातियों से बहुत अलग पाए गए हैं, जैसे थूथन की लंबाई और आंतरिक स्थान का आकार और स्क्लीथल रीढ़ का आकार आदि। इसका विभिन्न मछलियों से थोड़ा अलग पाया गया है, आप देख सकते हैं। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो ये वैज्ञानिकों को आंतरिक सतह पर काली झिल्लियों वाला एक विशिष्ट पेक्टोरल पंख, पीछे का सफ़ेद किनारा और मूल रूप से पंख में 3 छोटे सफ़ेद धब्बे मिले हैं। इसे प्रत्येक किरण नई प्रजाति पर मलाईदार सफ़ेद कुछ लगा हुआ है। इसमें लंबी ऑपरेकुलर स्पाइन और बहुत छोटी सी स्कीथ्रल स्पाइन जैसे लक्षणों का संयोजन था। पास रेखा ऊपरी अंग पर गिल रेकर्स और पहले गिल आर्च के निचले अंग पर 12 से 13 और पहले पृष्ठीय पंख की चौथी से और छठवीं रीढ़ के बीच एक बड़ा सा काला धब्बा है। ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में मुख्य तथ्य। आइए देखते हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में मुख्य तथ्य। तो इसकी स्थापना 1916 में प्राणी विज्ञान अनुसंधान और अध्ययन के प्रमुख भारतीय संगठन के रूप में की गई थी। इसका नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। इसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में पारिस्थितिक तंत्रों और संरक्षित क्षेत्रों में जीव जंतुओं विविधता की खोज करना, सर्वेक्षण करना और उनकी निगरानी करना आदि है। संकटग्रस्त और स्थानीय प्रजातियों की स्थिति की समय समय पर समीक्षा करना और देश में दर्ज प्रजातियों के लिए डेटाबेस को तैयार करना आदि इसका काम होता है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में। तो अभी हाल ही में भारत सरकार विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट लेकर आई है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये प्रौद्योगिकी नेतृत्व वाले नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविद और नव प्रवर्तकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या टीमों के लिए एक उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान को मान्यता देता है। ये भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च मान्यता में से एक होगी। सरकारी और निजी क्षेत्रों में संगठनों में काम करने वाले वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, नव प्रवर्तनकर्ता या किसी भी संगठन के बाहर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले नवाचार के किसी भी क्षेत्र में पंथ प्रदर्शक, अनुसंधान या नवाचार या खोज के संदर्भ में विशिष्ट योगदान दिया है, ये पुरस्कार के पात्र होंगे। विदेश में रहकर भारतीय समुदायों या समाज को लाभ पहुंचाने में असाधारण योगदान देने वाले भारतीय मूल के लोग भी इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके पुरस्कार की निम्नलिखित लगभग 4 श्रेणियां में दिए जाएंगे। इसे 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। इसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में के किसी भी क्षेत्र की लिए की गई जीवन भर की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देगा। और विज्ञान श्री, ये पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान देता है। और तीसरा है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, यह पुरस्कार 45 वर्ष की आयु तक के युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देता है और प्रोत्साहित करेगा कि जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है वह विज्ञान टीम पुरस्कार। और चौथी है विज्ञान टीम, ये पुरस्कार 3 या उससे अधिक वैज्ञानिक शोधकर्ताओं, नव प्रवर्तकों की टीम को दिया जाएगा, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र के एक टीम में काम करके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ये 13 डोमेन में दिया जाएगा। इसमें जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी व अन्य 13 क्षेत्र इसमें दिया जाएगा। इनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाएंगे, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। और इसमें विज्ञान विभागों के सचिव, उनके विज्ञान और इंजीनियरिंग अकादमियों के सदस्य शामिल होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद इस पुरस्कार के लिए नामांकन हर साल 14 जनवरी को आमंत्रित किए जाएंगे, जो हर साल 28 फरवरी यानी विज्ञान दिवस के अवसर तक खुले रहेंगे।
इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल 11 मई यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को की जाएगी। सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह 23 अगस्त यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को आयोजित किया जाएगा। ये सभी पुरस्कारों में एक सनद और इसमें एक सनद होगा और एक पदक मिलेगा। या इसे अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों के बराबर दर्जा प्रदान करते हुए सम्मानित भी किया जाएगा। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए, इतने थे। वीडियो को आइए समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।